बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपका वीकेंड अच्छे से गुजरा है और नया वीक अच्छे से स्टार्ट हुआ है। आज है जनाब मंडे 19 अगस्त 2024। उम्मीद ये करते हैं कि मिड मंथ गुजरने के बावजूद भी आपकी जेब में पैसे कुछ ना कुछ महफूज होंगे और आपका महीना खैर से इख्तिताम को पहुंचेगा। खैर, ये ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड है और ये हिना आदिल है और मेरे साथ मौजूद है इमरान हसन एज ऑलवेज। और जनाब, जैसे इमरान ने कहा कि वीकेंड आपका उम्मीद करते हैं कि अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि मौसम भी बड़ा अच्छा था और इसके साथ साथ वीकेंड पे बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं पूरे वीक के जो हमने करने होते हैं। उम्मीद है कि आपने भी वो निपटा लिए होंगे। इमरान, क्या आपके पेंडिंग काम हो गए? मेरे पेंडिंग काम बिल्कुल नहीं हुए और ये बात आप करके मेरी बेगम को मजीद ट्रिगर कर रही है, क्योंकि मुझे कहती रहती है और फिर कहती है काम नहीं होते। आपने वीकेंड पे फिर क्या किया जो आपने अपने पेंडिंग काम नहीं किया? आपने आउटिंग की, एंजॉय किया? क्या बताऊं, फुल रेस्ट किया है ना। मतलब ये मौसम आपको फिर हिलने अच्छा, ये भी है, ये भी है। नहीं, आप पकौड़े और समोसे एंजॉय कर रहे थे, मुझे याद आ गया। पकौड़े एंजॉय कर रहे थे। मौसम वाज गुड एंड बारिश थोड़ी सी गर्म थी। वैसे मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा इस पे नहाया शाया जाए, लेकिन ये मैंने एक काम किया, मैंने पिछला पूरा भी गाड़ी नहीं धुलवाई, इस दफा बारिशों में मैंने गाड़ी धो दी। अब हम जैसे लोग ना इसमें भी बचत करते हैं, यार बारिश में ही धो लो, क्या 500-600 रुपए 700 रुपए गाड़ी धुलवाने पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि वीकेंड एक और वजह से भी अच्छा हुआ, तो बिजली की कीमतों में मियां साहब आए ना, तो मियां साहब ने कहा कि मैं नवीद दे दूं, लेकिन वो बयान थोड़ा सा उल्टा ही हो गया। वो पूरे बाकी सूबे ऑफेंड हो गए कि मियां साहब आप तो कौमी लीडर हैं, आप पंजाब के ऐलानात क्यों कर रहे हैं? तो खैर, ये ऐलान वैसे मरियम करती तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता उनके लिए, चूंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं। नवाज शरीफ साहब ने किया तो लोग ज़रा उनसे नेशनल लेवल पे एक्सपेक्ट करते थे ऐलान, तो पंजाब को लेकर थोड़े से ऑफेंड हो गए कि सिर्फ पंजाब के लिए क्यों है। पर इस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन फिल वक्त मौसम का चूंकि आपने जिक्र किया तो वो हमारा फोकस है। तबाहकुन साबित हो रहा है, बहुत से इलाकों से जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि जब हम अच्छे मौसम का इंतजार करते हैं और बारिशें होती हैं तो हमारे लिए तबाही का बाइस बनती हैं, चाहे गिलगित हो, बल्तिस्तान हो, मुल्क भर में इस वक्त तबाही की इतलात है और बहुत हलाकतें हुई हैं। बिल्कुल ऐसा है। और बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो उसे कई अजला में तूफानी बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और सड़कें बंद हो गई हैं। कोयटा, चमन, रेलवे लाइन सैलाबी रैले में बह जाने से ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई है और सैलाबी रैलों ने कई इलाकों में मकानात को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। और अंदरून सिंध की बात करें तो वहाँ भी बारिशों ने तबाही मचा दी और लाड़काना, नवाबशाह, सेवन और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशें निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर गई हैं। और सखर की बात की जाए तो सखर में बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद है। मोंजोदारो में 119 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई और दादू के नदी नालों में तुग़यानी है, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए तूफ़ानी बारिशों से राजनपुर और कोहे सुलेमान के जो बरसाती नाले हैं वो भी बेभर गए हैं। रोद कोहियाँ उबल पड़ी, नशेबी इलाकों में पानी जो है वो घरों में दाखिल हो गया। गर्ज ये कि बड़ी अबतर सूरत हाल है। एक सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे सवालिया निशान भी है कि हमने सिंध के इतने हैवी फ्लड से कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। ये वहाँ के या तो मकाम अवामी तौर पे बता सकते हैं या हमारा नुमाइंदा बता सकता है, जो कि वहाँ से अवाम से ही हमारे नुमाइंदगान होते हैं, तो वो बेहतर तौर पे इन टच होते हैं। सो आज भी हम ये अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। थोड़ा सा मैं केपी के बारे में भी आपको बता दूँ, जो लोअर दीर है इसका इलाका, उससे कई है। यहाँ पे 2 बच्चे बरसाती नाले में बह गए, इस तरह लैंड स्लाइडिंग हुई। वाना, वजीरिस्तान, गोमलजाम, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग शदीद परेशानी का शिकार है। नया स्पेल जो बारिश का है वो अजाब और कहर बन के बहुत से मुतासरीन पे टूटा है। कल मेरे अपने इलाके में अटक मेरा इलाका, वहाँ पे गांव है अहमदाल, वहाँ पे एक छत गिर गई और 4 जो बच्चे थे, यानी कि 2 बच्चे, उसमें एक उनकी दादी और एक उनका बेटा, वो उसमें यानी कि 4 लोग उस छत के नीचे दब के जाँ बहक हो गए। ये भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, कल मीडिया इस पर भी रिपोर्ट करा था। सो ऐसे कई वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं और कई रिपोर्ट नहीं होते हैं। बड़ा अफसोसनाक है ये। अल्लाह करे सबके लिए सलामती का बाइस रहे। हम तफसीलात तो आप जानते ही रहते हैं हमारे बुलेटिन के अंदर, हम जरा आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले आते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अकरम भाई कोयटा से हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। शहजाद ताबानी ब्यूरो चीफ सखर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे पेशावर से भी अगर लिंक कर पाएँ और जो PDMA है वहाँ से भी अगर मौके आ पाए। फिल वक्त जरा, चूंकि सखर में कहा जा रहा है कि 77 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिशों का, तो उनसे जरा शहजाद से बात कर लेते हैं। शहजाद, आई होप आप ठीक ठाक हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। हमें जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइए ना, क्या वहाँ पे अब भी बारिश का पानी खड़ा है? क्या सूरत हाल है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया? बहुत शुक्रिया इमरान। देखिए, हालिया बारिशों ने सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर इस बार तबाही मचाई है। शहरों का जो है वो हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया है। 36 घंटे की मुसलसल बारिश की वजह नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे
आप आ गए। और उसके अलावा जो सक्खर की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो सक्खर के अंदर भी जो अंदरूनी शहर है वो मुकम्मल तौर पर डूबा रहा। उसके बाद जो है पानी जो है 80% निकाल लिया गया है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो हमारे पास ये है कि वो देहात जो है वो 70% जो है देहात का इलाका है। यहाँ पर मुल्क का सबसे बड़ा राइस बेल्ट है, कपास की फसल यहाँ होती है, और खैरपुर के अंदर खास तौर पर खजूर के बागात है जो पूरे मुल्क के अंदर, और उसके अलावा बाहर दीगर मुल्कों के अंदर भी खजूर की सप्लाई की जाती है। तो ये तमाम तर फसलें जो है उनको मुकम्मल तौर पर जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और सैकड़ों के जो कच्चे मकानात हैं वो गिर गए हैं। हजारों अफराद जो है इस वक्त बेयारो मददगार हैं, वो अपने घरों से जो है हाथ धो बैठे हैं। मेयर सक्खर कहते हैं कि 297 मिलीमीटर बारिश जो है वो सक्खर में रिकॉर्ड की गई है, जो 77 साल रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। एक बारिश है, दूसरा जो है सैलाब का खतरा जो है वो भी मंडला रहा है। गुड्डू बैराज, सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है इस वक्त मौजूद है। 3,81,000 क्यूसेक पानी जो है वो गुड्डू बैराज पर है, और 3,84,000 क्यूसेक पानी जो है वो सक्खर बैराज पर है। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो आसपास के जितने भी इलाके हैं, जैसे सक्खर है, लारकाना है, नौशेरा फिरोज है, दादू है, शिकारपुर है, कनकोट है, घोटकी है, खैरपुर है, तो ये तमाम तर जो अजला हैं ये तमाम के तमाम जो है डेंजर पोजीशन के अंदर हैं। फसलें लोगों की तबाह हो गई हैं, घर उनके तबाह हो गए हैं, हजारों अफराद जो है वो बेयारो मददगार बैठे हैं। और उसके अलावा जो है सबसे बड़ा मसला जो है वो लोड शेडिंग का है, क्योंकि जब तक लाइट नहीं होगी तब तक ड्रेनेज का कोई भी सिस्टम नहीं चलेगा, और जब तक वो सिस्टम नहीं चलेगा तो पानी जो है वो ड्रेन नहीं हो पाएगा। पुराना सिस्टम है, इस वजह से जो है वो पानी निकलने में टाइम लगता है, और लोड शेडिंग जो हो जाती है तो उसके बाद जो है मामला और ज्यादा खराब हो जाते हैं। अब ये इसके बाद एक तीसरा मरहला जो है वो है बीमारियों का, क्योंकि बारिश का पानी है वो जमा रहेगा तो इस वजह से बीमारियां भी फैलेंगी। और जो आसपास के देहात हैं वहां पर जो है ये बहुत ज्यादा मसला है, वहां से पानी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये सक्खर की सूरत हाल थी। साथ ही मौजूद रहेगा कोयटा चलते हैं, कोयटा में मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अकरम बताइएगा कि कोयटा की क्या सूरत हाल है। सक्खर के तो हालात काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि पानी निकालने की इंतज़ामिया पूरी कोशिश करी और काफ़ी इलाकों से निकाल लिया गया है। यहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिना। ऐसा है कि ओवरऑल अगर हम कोयटा शहर की बात करें तो 48 रोज के दौरान जो है कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जो है ना ठीक ठाक बारिश हुई है। तकरीबन जो महकमे मौसमात की जानिब से जो हमें रिपोर्ट किया गया है, हमें बताया गया है कि 72 मिलीमीटर जो है कोयटा शहर में बारिश हुई है। लेकिन अगर अतराफ की बात करें जिनमें चमन बेताशा मुतासिर हुआ है, नसीराबाद का इलाका है, हुशाब और जो है किला अब्दुल्ला के इलाके में जो है ना 95 मिलीमीटर की शदीद तरीन बारिशों ने तबाही मचाई है। तकरीबन 48 जो है घंटों के दौरान जो बताया जा रहा है कि 3 लोग जो है ना इन बारिशों और सैलानी लहरों की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, जिनमें 2 बच्चे और 1 खातून शामिल है। खड़ी फसलें तबाह हो गई, और जो है ना लोगों की जो सोलर प्लेट्स लगाई हुई थी वो मुकम्मल तौर पर तेज हवाओं और झकड़ चलने की वजह से वो भी नीचे आ गिरे। लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चमन का ज़मीनी रास्ता भी जो है कई घंटों तक जो है ना कोयटा से अतराफ से मुकम्मल तौर पर जो है ना काटा रहा, और उसके साथ साथ जो है ना गोलू में भी यही सूरत हाल है, हरनाई और दीगर जो अजला है। नसीराबाद में इंतहाई बुरी सूरत हाल है, वहाँ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोगों को आम तौर पर मुश्किलात का सामना है। कोयटा से जो एक ट्रेन चलती है जाफर एक्सप्रेस, जो ऑडियो का इशू है अकरम, वहाँ पर भी जो है ना नसीराबाद ऑडियो का कुछ इशू है। माइक का प्लगइन जरा चेक कर लें एक दफा ताकि ऑडियो सही पहुंचे। मीनवाइल जब तक आप ठीक करते हैं, हमारे साथ इरफान अली काठिया भी आ चुके हैं, DGPDM में पंजाब हैं, आई बिलीव पेशावर से भी हमारे नुमाइंदे विसाल हैं हमारे साथ। विसाल से भी हम बात करेंगे, अभी नहीं है, कोशिश करते हैं उनसे भी कनेक्ट कर लें। इरफान साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? इरफान काठिया साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे जी। अच्छा ठीक है, हम जिस तरह की सूरत हाल को डिस्कस कर रहे हैं, पंजाब में फॉर्चुनेटली उतनी अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन बारिशों का स्पेल अभी जारी है और बारिशें मुतवक्के हैं कि हो सकती हैं। और कुछ जो इलाके जिनके बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो खुदा न खास्ता ओवरफ्लो हो सकते हैं मुख्तलिफ हमारे बैराजेस, तो मुश्किलात भी हो सकती हैं। क्या आप तैयार हैं जी? क्या अपडेट्स है आपके पास इसको लेकर? क्या कोऑर्डिनेशन है आपकी सब महकमों के दरमियान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम पंजाब की बात करें तो जैसे आपने कहा कि पंजाब में भी बारिशों का सिलसिला वो बिल्कुल जारी सारी है, और 23 अगस्त तक हमारे पास जो अभी लेटेस्ट अलर्ट है उसके मुताबिक 23 अगस्त तक अभी ये बारिशों का सिलसिला इसी तरीके से रहना है। अच्छा, हमारा पंजाब के जमन में अगर मैं बात करूं तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है हमारा, दैट इज रिगार्डिंग हिल टॉरेंट, क्योंकि अभी भी जो सिंध और बलूचिस्तान से खास तौर पे मुल्हिका इलाके हैं, सिंध से मुल्हिका इलाके, ये डीजी खान डिवीजन, यहाँ पे कोहे सलमान में पिछले आप देखें 48 घंटों में बारिशें हुई, और हमारे 13 हिल टॉरेंट्स हैं डीजी खान और राजनपुर के अजला में। 13 जो हिल टॉरेंट्स हैं उनमें इस साल की पीक जो है वो इन टर्म्स ऑफ वाटर फ्लो वो आई, जिसमें कहा
और चाचड़, ये तकरीबन 1 लाख के करीब हमारा वो क्यूसेक पानी इन्होंने गुजारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ नाउ आज सुबह 8 बजे की जो गेजेस है उसके मुताबिक तमाम जो हिल टॉरेंट्स हैं डीजी खान और राजनपुर के अगेन दे आर बैक टू नॉर्मल। अच्छा, लेकिन इन जो फ्लोज की वजह से क्योंकि अल्टीमेटली इस पानी में जब ऊपर कोहे सलमान पे बारिश होगी तो ये अपना रवायती रास्तों से गुजरता हुआ ये अल्टीमेटली इंडस रिवर में जाता है। तो उस के रास्ते में अगर कहीं पे कोई आर्जी सेटलमेंट बनी हुई है, कोई मवेशियों की जगह बनी हुई है, कोई फसल है, तो उससे पानी जरूर गुजरता है। तो ये बिल्कुल हल्का फुल्का ये हमारे जो इनंडेशन इस हद तक फसलों की हद तक और उसके रवायती रास्ते की हद तक वो जरूर है, लेकिन इसको बर वक्त कोऑर्डिनेशन की वजह से आप देखें कि बाय नाउ और ये हमारी कोई रिवराइन या हिल टॉरेंट के फिनोमेना की वजह से नॉट अ सिंगल डेथ, नॉट अ सिंगल इंजरी। हाउएवर ओवरऑल क्योंकि पूरे साउथ में बारिशें हो रही हैं तो उस वजह से कल के दिन में और पिछले 24 घंटों में हमारे पास 14 डेथ रिपोर्ट हुई, जिसमें से अटक में भी एक छत के गिरने की वजह से हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक रिवराइन फ्लडिंग की बात है, पंजाब से गुजरने वाले तमाम दरिया उनका वो ऐसा कोई खतरनाक हद तक वो बढ़ा हुआ नहीं है। इंडस में भी हम अगर आगे चल के ये तौंसा और चश्मा के मुकाम पे देखें तो जो इरिगेशन के मुताबिक वो लो से मीडियम फ्लड वो वहां से पानी गुजर रहा है। और लेकिन वो पानी दरिया के बिल्कुल जो उसका गुजरगाह है, फ्लड प्लेन है, दरिया का रास्ता है, उसी के अंदर ही पानी है। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा खतरे की बात उस हवाले से। ठीक है इरफान साहब, ये भी बताइएगा क्या ये जो तबाहकुन स्पेल है ये आखिरी स्पेल है मॉनसून का, इसके बाद भी एक और स्पेल है बारिशों का, और जिस तरह से हम देख रहे हैं दीगर इलाकों की जो सूरत हाल है काफ़ी वर्स है, तो क्या जो अलर्ट है इस तरह की तूफ़ानी बारिशों का, सैलाब का ऑलरेडी जो है वो जारी नहीं कर दिया जाता ताकि इंतज़ामिया मुतहरिक हो और इस तरह के नुकसान से बचा जा सके? जी बिल्कुल, ये बड़ा पर्टिनेंट बात आपने की और ये अलर्ट जो है बड़े टाइमली मैनर में ये अलर्ट जारी होते हैं और आपके थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और हमारे बाकी जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन हम अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, डिप्टी कमिश्नर तक इन टाइम ये इंफॉर्मेशन डिसमिनेट होती है। और मैं एक साथ साथ ये भी बात आपको बताता चलूँ क्योंकि मैसिव रेन्स हुई हैं साउथ में भी, हमारे सेंट्रल पार्ट में भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर क्योंकि हमने मल्टीपल साइकिल्स ऑफ डीसिल्टिंग वो ऑलरेडी किए हुए थे और यही वजह है कि आप देखें लाहौर ने भी इतनी बड़ी अपने पिछले 30-40 साल की बड़ी बारिश वो रिसीव की, लेकिन उसी दिन 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर पूरा शहर दोबारा नॉर्मल। अच्छा इरफान साहब, ये जो साउथ पंजाब का हमारा इलाका है ये जुड़ा है सिंध के इलाकों से और जाहिर बात है अगर बारिश वहाँ पे हुई तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी। एक तो ये कि आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपके कितने एक्टिव हैं कि खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई लोग फंसे ना हो, उनको आपकी हेल्प ना चाहिए हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या सिंध हुकूमत ने किसी किस्म की इमदाद आपसे मांगी है पंजाब से वहाँ पे अगर इस तरह की डिजास्टर्स सिचुएशन है या अभी तक हालात अंडर कंट्रोल हैं? और इसी सवाल का तीसरा हिस्सा ये है कि इन केस खुदा न खास्ता इफ थिंग्स गेट वर्स तो क्या आपने वो लोकेशंस, वो जगह मार्क कर रखी हैं जहाँ पे आपने लोगों को रेस्क्यू करना है? सारे वसाइल आपके अलर्ट हैं, रेडी हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो अभी तक सिंध की तरफ से भी ऐसी कोई चीज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिसीव नहीं हुई और अगर कोई ऐसा होगा तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जिस तरीके से गवर्नमेंट डिसाइड करेगी पीडीएम में पंजाब में वो अपना इसमें हैंड होल्डिंग जरूर हम करेंगे। दूसरा कि ये जो हमारा ओवरऑल इस वक्त सिनेरियो चल रहा है इसमें ना सिर्फ टाइमली ये सारी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हुई, इसके अलावा हमारा अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो पीडीएम में पंजाब अब ने ओवर द टाइम डेवलप किया। इसमें मल्टी हैजर्ड वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट ऑलरेडी हुई है। हमारे जितने भी वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, खास तौर से जो हमारे रिवराइन साइट्स हैं, उनमें ऑलरेडी दे आर मैप्ड और उनके टेलीफोन नंबर 1.8 मिलियन हाउस होल्ड डेटा वो पीडी में पंजाब के डेटा बैंक में मौजूद है। अच्छा, गुड। ये जो ही हमें जैसे पता चला कि सुलेमान के और इन डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से बारिशों की वजह से रिवराइन फ्लडिंग और बाकी उसके चांसेस हैं, तो उसके अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑटोमेटिकली वो विद वन क्लिक ऑफ बटन
वो जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं उनको इंफॉर्मेशन पहुंची। दूसरा ठीक है, अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन, मुख्तसरन जवाब दीजिएगा, देन मैं रिपोर्टर से जरा दोबारा कुछ अपडेट ले लूंगा। बिजली के हवाले से वहाँ पे खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे चूंकि बिजली नहीं है तो जो पानी वहाँ पे मौजूद है उसके इनखला में मसला आ रहा है। ओबियसली बिजली आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो जो सिचुएशन वहाँ पे बन रही है जिससे कोई बीमारी वहाँ पे फूट सकती है वो डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट है। तो कोई कोऑर्डिनेशन है PDMA की इस हवाले से, जो मकामी बिजली के इदारे हैं, कि वहाँ पे बिजली आए और वहाँ पे मकामी पंप्स चले ताकि पानी निकले, कुछ ऐसी सूरत हाल ताकि नॉर्मलाइज किया जाए, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये हमारे जो कंटीजेंसी प्लानिंग है उसका बिल्कुल लाजिम और मलजूम हिस्सा है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो वापदा अथॉरिटीज हैं उनके साथ बड़ा क्लोज लाइजॉन होता है। लेकिन अब आप देखें जब कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है तो फीडर स्टेप करते हैं। जी जी ऐसा है। ये वापदा की भी ये कोशिश होती है कि अर्लीस्ट पॉसिबल। और अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चीफ मिनिस्टर की हदायत से ही पूरे पंजाब में जितने डिस्पोजल स्टेशन हैं उन सबको जनरेटर की जो बैकअप है वो इंश्योर किया गया है। और यही वजह है कि आप देखें कि साउथ में भी और बड़े शहरों में जितनी बारिश हुई है वो बड़े कम से कम शॉर्टेस्ट पॉसिबल इंटरवल में वो ड्रेन आउट हुआ है पानी। ये अच्छा अरेंजमेंट है, अगर इसका बैकअप है और वहाँ पे भी होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है और हमारी हर किस्म की सपोर्ट फॉर नेशन सेक वो भी आपके साथ है जिस तरह से भी मुमकिन हो। अल्लाह करे जो पाकिस्तान के शहरी महफूज रहे। ये जो दरियाई इलाकों के लोग हैं बड़े मुश्किलात का शिकार होते हैं। नुमाइंदगान हमारे साथ हैं ना, उससे जानते हैं। जी हाँ, मोहम्मद अकरम से दोबारा हम बात करते हैं। मोहम्मद अकरम, बलूचिस्तान की सूरत हाल बताया जा रहा है ज़्यादा बलूचिस्तान मुतासर हुआ है इस वाले मानसून के हैवी स्पेल से। बताइएगा सिचुएशन इस वक्त क्या है, कौन कौन से ऐसे इलाके जहां पानी अभी भी मौजूद है और कौन कौन से ऐसे इलाके जहां से निकाल लिया गया है? आज बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले ही जो है ना तमाम ज़िली हुकाम को और PDMA हुकाम की जानिब से जो है ना मुतहरिक करने के हवाले से भी तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए थे, लेकिन ऐसी सूरत हाल देखने में नज़र नहीं आए। चमन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, नसीराबाद, हुशाब, हरनाई, सिब्बी, ये इलाके ज़्यादा मुतासिर है जहाँ अब भी कहा जा रहा है कि पानी खड़ा हुआ है। नसीराबाद का इलाका, जाफराबाद का इलाका शदीद मुतासिर हुआ है। वहाँ पर जो है लोगों की भेड़ बकरियाँ जो है पानी के सैलाबी रेलों में बह गई हैं और जो है ना आसमानी बिजली गिरने की वजह से जो है ना कई उन लोगों के माल वगैरह वो भी जो है ना मर गए हैं। और उसके साथ साथ जो 2 बच्चे हैं वहाँ पर जो है ना आसमानी बिजली गिरने से वो भी जिंदगी की बाजी आ गई। तो हुकूमत है कहीं पे, हुकूमत के बारे में बताइए, कोई हुकूमत का चांद निकला है कहीं पे या अभी तक बादलों के पीछे ही है? जी इमरान, बिल्कुल हमेशा हर साल यही होता है, जितने भी मानसून होते हैं, क्या वो सर्दी के हो, गर्मी के हो, जिस तरह की बारिश होती है उसमें जो है ना सूरत हाल हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर गायब नजर आती है। PDMA हुकाम के जो है ना लोग हैं वो सिर्फ जो है ना वक्त से पहले कह देते हैं हमने रेस्क्यू का अमल मुकम्मल कर लिया है, तमाम चीज़ें पहुंचा दी गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। चमन में बेताशा जो है ना बिगड़ी हुई सूरत हाल है, वहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, आमदोरफ्त के लिए लोगों को जो है परेशानी है। जो रेस्क्यू के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्हें टेंट फराम किए जाएंगे, खाने पीने की अशिया फराम की जाएंगी, हमारी जो इतला है, जो तस्वीर नजर आ रही है उसके मुताबिक तो ये कुछ भी उन्हें नहीं मिला। मुझे लगता है हम आपके पुराने बीकर और पुराने इंटरेक्शंस भी चला देना बारिशों के ऊपर अकरम भाई, तो लगता है कि वो सही होंगे, क्योंकि हुकूमत तो कहीं नजर नहीं आई और अभी तक नहीं आती। सूरत हाल ऐसी है, लेकिन अल्लाह लोगों के लिए आसानी करे। शायद लास्ट सवाल मेरा आपसे है, चूंकि आप एक बहुत ज्यादा डिजास्टर्स इलाके में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो आपने कहा कि 80% पानी उतर गया। एक तो PDMA के जो सरबराह हैं वो जो बात कर रहे थे पंजाब के, उससे आपके सद तक मुत्तफिक है, और दूसरा ये कि सिंध हुकूमत के बारे में बताइए, लोकल गवर्नमेंट कोई नजर आ रही है वहां पे सिंध के अंदर आपको कुछ काम करती हुई? अभी तक जो है 70% देहात जो ज़ेरे आब आए हैं उनके अंदर से पानी निकालने के लिए कोई ठोस इकदाम जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जब बारिश होती है तो लोग सैर व तफरीह के लिए बाहर निकलते हैं, और हमारा अलमिया ये है कि हम सड़कों पर से और छतों पर से जो है पानी साफ करने के अंदर जो है वो लग जाते हैं। गाँव के जो लोग हैं खास तौर पर वो देखें परेशान हैं इस वक्त, उनके पास ग़िज़ाई किल्लत का उनको सामना है, बारिश का पानी है और पीछे से जो है सैलाब का जो है वो बड़ा खतरा जो है वो उनके सरों के ऊपर मंडला रहा है। उनको ये तमाम तर चीजें चाहिए, अद्वियात चाहिए, ये तमाम कुछ करने के लिए जो नारा लगाया जाता है कि हमें इलेक्शन में वोट दें और वोट देंगे तो हम आपकी खिदमत करेंगे, तो अब तक वो खिदमत जो है देहातों में नजर नहीं आ रही है। शहरी इलाकों जरूरत पड़ती है तो तब गायब हो वोटों में जाते भी हैं। तो तब्दीली नहीं नजर आ रही शहजाद भाई, वोट भी तो उधर ही जाते हैं हर बार। सूरत हाल अबतर है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ सखर शहजाद ताबानी हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद अकरम कोयटा से मौजूद थे। इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे जो इस वक्त अबतर सिचुएशन है। मौसम की तो चले वही उनकी बात, वैसे इमरान के सारी दुनिया में लोग मौसम एंजॉय करने निकलते हैं और हम पानी निकालने के चक्कर में पड़ जाते हैं, बह ना जाए। हाँ, हालांकि केपी का तो जिक्र ही नहीं किया वहाँ पे एग्जैक्टली। और बात यही है कि अलर्ट्स पहले से जारी हो जाते हैं फिर भी कोई इंतजामिया कुछ। अच्छा, वैसे कुछ लोग भी यहाँ पे ना दरियाई इलाकों में जहाँ इंतजामिया मना करती है ना, वहाँ पे आबादियाँ हैं
और इंतजामिया कहती है कि यहाँ पे पानी आ सकता है, लेकिन कुछ लोगों की भी नेग्लिजेंस होती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर डिजास्टर आ जाए तो फिर इल्जाम दर इल्जाम के बजाय पहला काम उनको रेस्क्यू करना, उनकी मदद करना, फिर उसके बाद डिटर्मिन करना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि इन बारिशों से, इन सैलाबों से हम कुछ नहीं सीखते हैं। कितने सालों से तो हम देख रहे हैं, ये भी एक नाजुक मोड़ है जिसके आसपास हम घूम रहे हैं और आसपास पानी पानी है। खैर अल्लाह करे मुश्किलात आसान हो, लोगों के हम साथ हैं, हम अपना काम करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स देते रहेंगे। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक, आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और उम्मीद है आप हमारे साथ भी मौजूद हैं। इतने दिनों से हम एक मसला हल करने की कोशिश कर रहे थे। हमें लगा कि कोई बैकएंड से प्रॉब्लम हो गया, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। आपका भी, आप कही थी स्लो चल रहा है, मेरा भी, सबका। तो हमें लगा कि बैकएंड से कोई प्रॉब्लम है, हम माजरत चाहते हैं। हुकूमत ने हमें कल बताया कि नहीं, ये भी आपका मसला है, ये आपकी वजह से स्लो है, आपने VPN क्यों डाउनलोड किया है। फिर मैंने कहा कि VPN के बगैर तो एक्स नहीं चलता, उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फिर हुकूमत सोच में पड़ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि चलें वो अलग मसला है, आप इसको उससे ना जोड़ें। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स की बात करें जो हमारी IT मिनिस्टर दे रही है। वो कह रही है कि अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, कोई ऐप स्लो है, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत ने कोई इसमें कुछ नहीं किया है, ये मसला है आपका ज़ाती। VPN डिलीट करें सारे पाकिस्तानी। मुझे हंसी आ रही है, मतलब अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आवाम को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आप पहले एक बयान खुद से देते हैं, फिर उसके बाद आप खामोश हो जाते हैं और फिर एक कोई नई कहानी लेकर सामने आ जाते हैं। आप जनाब देखें तो सही, डिजिटल मईशत हमारी दाव पर लगने लगी है। सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के मुताबिक तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग इस शोबे से जुड़े हुए हैं और तकरीबन $35 करोड़ से ज़्यादा मुल्क में फ्रीलांसिंग के जरिए आते हैं। जो इंटरनेट में मुसलसल खलल की वजह से बिजनेस ख़त्म हो रहा है, इंटरनेट सर्विस में खलल आने से तकरीबन $30 करोड़ के नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और इनमें सिर्फ फ्रीलांसर्स नहीं है, बल्कि IT से मुतालिक जो दीगर शोबे हैं वो भी शामिल हैं और एजुकेशन शामिल है। हाँ, एजुकेशन भी शामिल है, बिल्कुल। और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने इंटरनेट को बंद और कम रफ्तार करने की तरदीद कर दी और कहा कि VPN के बढ़ते हुए इस्तेमाल से मसला हुआ है। जनाब, इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब बहुत ज़्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। आप देखेंगे कि जब आप अपने फ़ोन पे VPN ऑन करते हैं तो फ़ोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। अच्छा, पहली बात तो ये कि बात हमें खबर से नहीं पता चली शिज़ा फातिमा साहिबा, हमें इससे पता चली है जो हम इस्तेमाल करते हैं कि इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग। नंबर 1, हमने टीवी देखा और फिर नहीं पता चला कि इंटरनेट स्लो हो गया। इंटरनेट स्लो हुआ तो पता लगा कि ये नहीं चल रहा। और दूसरी बात ये कि तो अभी हम क्लियर कर लेते हैं ना, एक IT एक्सपर्ट है हमारे पास, थोड़ी देर में हम बात करते हैं। ये कैशेस वाला जो आप अभी बता रही हैं, हो सकता है मे बी वी आर नॉट टेक्निकल इनफ, तो हम जरा इस पर बात कर लेते हैं। दूसरी जानिब जी, शिज़ा साहिबा ने एक और स्टेटमेंट भी दी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान। जो फायर वॉल से मुतल्लिक सवाल किया गया, उन्होंने इस सवाल से मुकम्मल गुरेज किया। गुज़िश्ता हफ्ते जो शिज़ा फातिमा ख्वाजा हैं, उन्होंने फायर वॉल को ज़रूरत करार दिया था। Firewall is a cyber security measure that every government in the world takes, and मुझे हमारे यहाँ पे हर चीज़ का एक मीडिया के अंदर भी, मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रही, मगर एक मैं कहती हूँ पब्लिक के अंदर भी एक चीज़ इशू क्रिएट हो जाता है। पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसकी अपग्रेडेशन है, गवर्नमेंट का राइट है। आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स देखें इस मुल्क के ऊपर, आप दुनिया इंटरनेशनल जो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं वो देखें इस मुल्क के ऊपर कितने हो रहे हैं। जिस तरह थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, स्टेट्स नीड टू हैव बेटर कैपेबिलिटी टू इंश्योर कि वो उन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है जी, फायरवॉल बड़ी ज़रूरी है और उसकी इंस्टॉलेशन की वजह से ये सब कुछ आपको थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है। ये उस वॉल के पीछे फायर नज़र नहीं आ रही हुकूमत को, जो फायर लेकिन वो आवाम को लग गई है इमरान, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का। हम तो चले फ़ोन का उस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग कारोबार के लिए कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। और अगर अब बात करें तो साबिक निगरान वफाकी वज़ीर IT उमर सैफ ने अपने सोशल मीडिया के पैगाम में लिखा है कि पाकिस्तान की जो IT इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ चंद माह की कोशिश से हमारी IT बरामदात $2.6 अरब से बढ़कर $6 अरब
से बढ़कर 3.5 बिलियन तक पहुंच गई हैं और मजीद ये कि $5 अरब से भी ये तजावुज़ कर सकती हैं। और गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को समझने की ज़रूरत है, वाकई ज़रूरत है। इंटरनेट एक बुनियादी ज़रूरत है और इसमें किसी भी किस्म का खलल या स्लो इसकी स्पीड हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। इमरान, वैसे इस मुल्क में सब कुछ हो रहा था, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, अब इंटरनेट की लोड शेडिंग हो रही है। भाई यहाँ पे एक नई टर्म मुतारिफ करवा दें। ये रह गया था। अम्मार जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप बतौर एडिशनल आईजी डीजी FIA में सर्व कर चुके हैं, उसके अलावा सीनियर पोजीशंस पे काम किया है, साइबर सिक्योरिटी को बहुत क्लोजली समझते हैं और अब डिजिटल पाकिस्तान के नाम से अपना एक प्लेटफॉर्म भी रन कर रहे हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं वो शिजा फातिमा की बातों से किस हद तक मुत्तफिक हैं। थैंक यू वेरी मच अम्मार साहब, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? आपने ज्वाइन किया। सर, ये सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए। हम तो एक लेमैन एक्सपीरियंस है हमारा, हम तो नहीं इसके ऊपर कमेंट कर सकते उस तरह से। क्या ये जो बात VPNs और कैशे वाली कर रही हैं शिजा, कि इतनी बड़ी तादाद में वो डाउनलोड हो गए हैं कि उन्होंने नेशनल जो सिस्टम है हमारा इंटरनेट का उसको डिस्टर्ब करके रख दिया, इज इट पॉसिबल सर, ऐसा है? There are three sides of the story. Your side, my side, and the true side. Let's try to figure out the true side of the story. देखिए, VPN दुनिया में चल रहा है, इसका इस्तेमाल की जरूरत है, वो क्यों इस्तेमाल होता है उस पर भी हम बात कर लेंगे। कैशे एक और चीज है जिसके अंदर आप इंटरनली काम करते हैं। यहाँ तो उनकी बात ठीक है कि जब आप VPN इस्तेमाल करते हैं तो आपका सिस्टम आपकी जो नॉर्मल वर्किंग उससे निकल जाता है। मैं 1 मिनट लूंगा समझाने को इंटरनेट काम कैसे करता है। आज से 50 साल पहले जब इंटरनेट मार्केट में आया था 80s वगैरह के अंदर, तो इसके अंदर 13 सर्वर्स थे जिसको हम रूट सर्वर्स कहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ 12 अमेरिका में थे और 1 अमेरिका से बाहर था, गलबन जापान में था। उसके बाद उसका एक DNS था, विच वॉज DNS डोमेन नेम सोल्यूशन के उसको रिजॉल्व करता है सर्विसेज को। अच्छा, अब वो निजाम चलता रहा। सन 2000 वगैरह से आगे जब चले और लोड वगैरह बढ़ा मुल्कों के ऊपर, तो उन्होंने कहा यार अपना DNS खुद लगा लें अपना। तो पाकिस्तान में भी लग गया, एक बाकी मुल्कों में लग गया। तो वो जो DNS लगा कंट्री लेवल पे, जब आप लिखते हैं ना abc.com.pk, तो उसको नहीं पता होता मशीन को कि ये क्या चीज है। वो जाता है फौरन अपने ISP के पास। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ से लिंक लिया होता है आपने। अगर उसके DNS अपडेटेड है, वो कहता है हाँ जी ये तो PDB की फाइल है, मतलब ये फला चैनल का वहां से वेबसाइट है, वो वहां ले जाता है उसके ऊपर। ये राउटिंग कहते हैं इसको। जब इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक चलती है ना, तो ऐसी होती है सड़क पर ट्रैफिक चलती है। जस्ट इमेजिन फॉर ए मिनट से मोटरवे पे गाड़ियां चल रही हैं। तो इस तरह इंटरनेट के ऊपर पैकेट्स चलते हैं। पैकेट्स के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है उसका पेलोड जो उसके अंदर होता है इंफॉर्मेशन, एक उसका हेडर, एक टेलर। हेडर बताता है इसने जाना किधर, टेलर बताता है ये आ कहां से रहेगा। ठीक है। अब हुआ ये दैट इज कॉल्ड DPI, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। आमतौर पे गवर्नमेंट्स को नहीं करती, पैकेट चलते रहते हैं। जो गवर्नमेंट्स ये चाहती हैं कि जी हम एनालाइज करें कि किस पैकेट में क्या जा रहा है, तो इसकी मिसाल ऐसी है, एक गेट के बाहर 6000 आदमी खड़ा है। अगर सिर्फ आप उनका नाम पूछ के अंदर जाने देना जा रहे हैं, जमील, सलीम, चलो भाई चलो। अगर आप कह रहे हैं अपनी वालिदा का नाम बताएं, वालिद का नाम बताएं, अपना ID कार्ड नंबर बताएं, तो हर बंदे में टाइम लगेगा। ओके। हुआ ये है कि जब हमने ये फैसला किया कि हम, अच्छा ये एक बात है कि हर गवर्नमेंट का हक होता है कि वो ये देखिए कि स्टेट सिक्योरिटी में क्या चीज जरूरी है। अब गवर्नमेंट हमारे कवायद पूछना शुरू हो गई, आप ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली स्टेट सिक्योरिटी में जिस चीजों की जरूरत है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो करना चाहिए। ये बड़ी जरूरी बात है। और स्टेट सिक्योरिटी के मैटर आप और मैं नहीं समझते, जो लोग इसको हैंडल कर रहे थे वो बेहतर समझते हैं हमारे से। अच्छा, अब एक फाइन थिन लाइन है कि स्टेट सिक्योरिटी कहाँ खत्म होती है और पॉलिटिकल एजेंडा कहाँ शुरू होता है आपका। तो ये जो इस वक्त आपकी गुफ्तगू है सारे चैनल्स के ऊपर, हमें इसको देखना है कि साइबर क्राइम और चीज है, साइबर सिक्योरिटी और चीज है। हम जो रोकना चाह रहे हैं चीजों को, वो साइबर सिक्योरिटी में आता है। दिस इज नथिंग टू डू विद साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के लिए पीका मौजूद है हमारे पास, FIA का मुतलका इदारा मौजूद है, वो अपना काम करें, उन्हें करना चाहिए। तो मार्शल इसका कोई मुतबादिल ऑप्शन है हुकूमत के पास? फायरवॉल की जो तनसीब है इसका। अच्छा, फायरवॉल को समझ लेते हैं। फायरवॉल क्या होती है? एक ऐसा निजाम है जिसके तहत हुकूमत वक्त ये चाहती है कि जो मुल्क के अंदर ट्रैफिक आए और जो मुल्क से बाहर ट्रैफिक जाए वो मॉनिटर हो। अच्छा, इसमें आमतौर पे जिन ममालिक में, चाइना वगैरह में या और कई ममालिक में लगी हुई है ये, तो उन्होंने पहला काम ये किया, इसे कहते हैं नेशनल फायरवॉल।
कि जी पूरी कौम को मॉनिटर किया जाएगा। तो पहले उन्होंने अपनी चीजें बनाई, जैसे वी चैट बना लिया चाइना ने। उन्होंने कहा भाई अब वहां व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं होगा, वी चैट होगा, तो उनको मसला ही कोई नहीं हुआ। हमने अपनी तो कुछ चीज बनाई नहीं, दुनिया की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे अब जब हम तो हमारी अगर हम उर्फे आम में हम कहें, एक आम शहरी के लिए हमें यस और नो में बताइए ना, ये जो वीपीएन वाली लॉजिक दे रही हैं शिजा फातिमा, ये ठीक दे रही हैं कि वीपीएन की वजह से इंटरनेट स्लो है या नहीं, पीछे बैकएंड से कोई प्रॉब्लम है? ये जरा कैटेगोरिकली ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, जो वो कह रही है वैसा नहीं है। हाँ, अगर किसी प्रोग्राम में आप टाइम देंगे तो मैं पूरा समझाऊंगा कि वीपीएन क्यों होता है। इसके कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यूं समझ लें आप मोटरवे पे जा रहे हैं, जिसे ये अच्छी मिसाल है कि उसकी वजह कि जरा टाइम शॉर्ट है, मैं चाहता हूं जरा मोटी मोटी बात समझ आ जाए। सवाल करें, आप मेरे सवाल करें। ठीक है। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गई कि जो वीपीएन वाली लॉजिक शिजा फातिमा दे रही हैं वो ठीक नहीं है। वीपीएन का इंटरनेट स्पीड स्लो होने से ताल्लुक नहीं है। अब अगर किसी भी वजह से इंटरनेट स्पीड स्लो है, हमें ये बताइए तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हिना सेड कि ऐसा है कि साइबर सिक्योरिटी भी हर्ट ना हो, आपके मोटिव्स जो वो वाले हैं वो भी पूरे हो, लेकिन एक आम आदमी का जो राइट है एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, यूजिंग इंटरनेट, वो भी मुतासिर ना हो। क्या ऐसा सोल्यूशन हमारे पास है या नहीं? ये दोनों चीजें पैरेलल नहीं चल सकती। एक चीज है, उसे कहते हैं एक्सेलरेटेड वीपीएन। एक्सेलरेटेड वीपीएन पे काम करना चाहिए। जिन ममालिक के अंदर जो हमारे बड़े सूरत पैदा हो जाती है और वीपीएन स्लो हो जाते हैं तो वो एक्सेलरेटेड वीपीएन पे काम शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में ऐसे काबिल लोग बैठे हैं जो इन चीजों को समझते हैं। इसके ऊपर डिस्कशन बुला लें, हम भी हाजिर हैं और बहुत लोग हाजिर हैं, आगे बात कर लेंगे कि अगर वीपीएन स्लो हो रहा है, वीपीएन की जरूरत तो है क्योंकि उसके बगैर तो फिर मसले बन जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फायरवॉल का और वीपीएन का कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है आपस के। अच्छा, यस, कहीं कहीं इंटरसेक्ट करते हैं आपस के अंदर। उस लाइन को अंडर शार्प फोकस लाकर ये देखना कि नेशनल इंटरेस्ट में क्या चीजें उसको हमें करना चाहिए। लेकिन जहां पे पॉलिटिकल इश्यूज है, इंटेंशनल, आपकी बातों से मैं जो गैस कर पाया हूं, इंटेंशनल है, हुकूमत की सवाबदीद है कि वो इंटरनेट स्लो करे, और ये लॉजिक देना गलत है कि वीपीएन की वजह से स्लो हो रहा है, तो हुकूमत ब्लफ कर रही है इस मामले के ऊपर भी, ऐसा लगता है। और हमें फोकस करना चाहिए कि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है पाकिस्तान के लिए, और साथ ही लाखों लोगों के चूल्हे जल रहे हैं उससे। देखिए, अगर आप सिचुएशन को मजीद खराब होने, ऑलरेडी शुरू हो गया प्रोसेस। देखिए, एक चीज होती है कॉन्फिडेंस। ये जो बाहर से कंपनियां काम देती हैं वो कॉन्फिडेंस भी देती हैं। इससे पहले हो चुका है हमारे साथ। हमारे पास मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन थी, हमारे पास लीगल ट्रांसक्रिप्शन थी, और वो बहुत बड़ा काम आ रहा था हमारे पास 90s के शुरू के अंदर। ये सब लोग जानते हैं। वो काम शिफ्ट हो गया हमारे से एक गलती की वजह से। अमेरिका में हिपा लॉज आ गए, उसके मुताबिक जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन थी वो सिर्फ वो लोग कर सकते थे जिनके अपने साइबर के डाटा सिक्योरिटी के लॉस थे। हमारे यहाँ लॉज नहीं थे, इसलिए वो काम चला गया हमारे। राइट अमार साहब, आपने कम वक्त में नया नुकसान होना शुरू है। कम वक्त में आपने हमें समझा दिया। अमार जाफरी साहब, इंशाल्लाह इन डिटेल सर आप टाइम दीजिएगा तो जरूर हम इस पे बात करेंगे। मोटी मोटी बात उन्होंने समझाई, लेकिन मुख्तसर वक्त के अंदर समझ हमें ये आ गया कि जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वीपीएन की वजह से इंटरनेट स्लो, ऐसा नहीं है, हुकूमत की नीयत की वजह से स्लो। एक्सप्रेसो में हम ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, आगे बहुत कुछ है आपके लिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इमरान, बड़ी यूनिक सी चीज है जिसकी हम बात करने लगे हैं, सुपर मून। सुना है, गली में आज चांद निकला। हमने ये बड़ा चांद निकला। हमने तो जवानी में वो चांद निकलते देखे ना, तुमने देखा तो आया हुआ चंद चढ़ने वाले चांद, और गली में आज चांद निकला, जो चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। ये तो आपने सब सुना होगा ना। ऐसे किसी चांद पे अपने अपने चांद की फिक्र आप खुद करें, उसका ख्याल खुद रखें। हम आपको सुपर ब्लू मून की बात करें, आप बताएं ना जनाब। साल 2024 का जो पहला सुपर मून है वो आज जाहिर होना है, और अगले 3 सुपर मून जो है वो 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को आप आसमान पर देख सकेंगे। सुपर ब्लू मून में अगर बात की जाए कि क्या होता है, तो जनाब चांद 14% बड़ा होता है और 30% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। और स्पार्को ये कहता है कि जी 19 अगस्त यानी आज बरोज पीर 11:26 पर आज आसमान पर सुपर ब्लू मून जो है वो आप देख सकेंगे, उसका नजारा कर सकेंगे। बिल्कुल, 2 अलग अलग जाहिर होने वाले फलकियाती
मुजाहिर का इम्तजाज है। ये अनोखा वाक़या है। 11:26 पे अपने छत पे जाइएगा और देखिएगा ब्लू मून की नायाब क्या कहना चाहिए डिस्प्लेस के साथ आता है। कुछ लोग इसे किस्मत से भी रिलेट करते हैं और कुछ लोग इसको जो अपना फलकियाती एक निज़ाम है उसके साथ भी रिलेट करते हैं। सो देखते हैं। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के मुताबिक जो सुपर ब्लू मून है ये जनवरी 2037 तक नहीं आएगा अब। सो इट्स वेरी यूनिक। 11:26 पे इस चांद को देख सकते हैं। और ये सुपर मून और ब्लू मून का इंतजार है। तो जनाब ये बड़ा हम एक ब्रेक लेते हैं, क्विकली वापस आते हैं, बात करते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और इसका दूसरा हिस्सा शुरू हुआ चाहता है। आपको वेलकम। और जनाब अब शामिल करते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। आज मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से बात हो रही है नावल निगार अल्ताफ फातिमा के हवाले से। क्या बात हो रही है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और ये सेगमेंट जो आप देखते हैं इसमें हम एक सवाल किया करते हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से। सर बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि बहुत बड़े ऐसे लोग गुजरे हैं जो कि काबिल भी थे, जो कि ज़हीन भी थे, जो कि बहुत बड़े लोग थे, लेकिन शोहरत की देवी शायद उन पर उस तरह मेहरबान नहीं हुई, या फिर शायद वो शोहरत से थोड़ा सा शाई थे या वो उस तरफ आई नहीं, लेकिन वो बहुत काबिल लोग थे। और इस तरह का एक नाम जो अल्ताफ फातिमा का हमारे सामने आता है। उनके जो नावल्स हैं उन्होंने जितना अच्छा तहरीर किया, क्या म्यारी तहरीर किया, लेकिन शोहरत उस तरह उनकी शोहरत नहीं है। और तो मैं चाहता हूँ कि एक तो अल्ताफ फातिमा जो है वो कितनी बड़ी राइटर थी, इस पर ज़रूर बताइए। और दूसरा, अगर आपका उनसे मुलाकातें रहीं, उनकी कोई यादें हैं तो वो अगर आपको शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। ये सोशल मीडिया पे एक चीज़ आ गई, विंटेज जी। विंटेज तस्वीरें। विंटेज से मुराद तो यही होती है कि जो मतलब गुजर चुके ज़माने हैं उनमें जो लोग थे उनकी तस्वीरें। अब जाहिर है कि एज की वजह से अब मैं भी विंटेज हुआ जाता हूँ। विंटेज बुनियादी तौर पे इस्तेमाल होता है लफ्ज़ जो पुरानी शराब होती है अंगूरों की, और जितनी पुरानी होती जाती है उसमें नशा बढ़ता जाता है, कहा जाता है। हमने तो पढ़ा ही है, जाहिर है कि हमें क्या पता कि ये मतलब होता है या नहीं होता, लेकिन विंटेज का लफ्ज़ वहाँ से आता। तो इसी तरह जो पुराने लिखने वाले हैं या पर्सनैलिटीज़ हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका खुमार बढ़ता जाता है। तो मुझे वो विंटेज के हवाले से एक स्टूडेंट थी खातून, अब जाहिर है कि वो भी को मतलब मेरा ख्याल 70+ होंगी, उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी अपने कॉलेज के ज़मानों की, इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड, और वहाँ पे कोई लिटरेरी सोसाइटी या वटेवर, उसमें मैं चीफ गेस्ट हूँ और जाहिर है कि मैं भी उसी पुराने ज़मानों का हूँ। उसमें बैकग्राउंड में एक शक्ल है और वो है अल्ताफ फातिमा की। अच्छा। अल्ताफ फातिमा वहाँ पढ़ाया करती थी। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी अल्ताफ से। बहुत सारे लोग होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं लिखने वाले कि लोग उनके गीत गाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके गीत नहीं गाए जाते, और उसमें उनकी जो क्वालिटी है लिटरेचर उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। वो शायद ये चाहते ही नहीं कि उनके गीत गाए जाए। ठीक। और अल्ताफ फातिमा उसी किस्म की राइटर थी, बिल्कुल बैकग्राउंड में रहने वाली, और इतनी बड़ी राइटर कि आप आसानी से उनकी कहानियाँ जो है उनको बेदी के साथ मिला सकते हैं, कुरतुल-ऐन हैदर के साथ उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, और भी उनके बहुत से, बल्कि मैं कहूँगा कंपैरिजन नहीं कर सकते। अल्ताफ फातिमा का अपना एक स्टाइल, और उसके हर फिक्रे में आपको मालूम हो जाता है कि ये अल्ताफ फातिमा का लिखा हुआ है। ज़ाहिर है कि उनकी उर्दू उनकी मादरी ज़ुबान थी, बहुत अच्छा लिखती थी और बहुत ही खूबसूरत। रेडियो पे उनकी जो आवाज़ थी उस पर एक दुनिया आशिक थी, वहाँ प्रोग्राम करती। तो मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, मेरी और मेरी बेगम की। उन्होंने शादी नहीं की सारी में, और एक वहाँ पे लीगल के करीब ही एक कोठी थी, वहाँ पे रहती थी, और गैर मुल्की ख़वातीन जो आती थी पढ़ने के लिए। आपको हैरत है? जी हाँ, ये ऐसा मुल्क था कि जहाँ गैर मुल्की लड़कियाँ, ख़ासतौर पे बर्कले यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ उर्दू सीखने आती थी, और वो अल्ताफ फातिमा के यहाँ रहती थी। एक हॉस्टल था बनाया हुआ था, हमारी दिलचस्पी भी शायद इसीलिए ज़्यादा थी। तो खैर है, तो हम वहाँ जाया करते थे। उसके बाद वो मुंतकिल हो गई। तो अल्ताफ जो थी, कई मतबा उनके पास सवारी नहीं होती थी, मेरे पास स्कूटर होता था, मैं उनको बिठा के घर छोड़ आता था।
तो मेरी बेगम की भी उनके साथ दोस्ती थी, शी लाइक था। तो एक दफ़ा मुझे अब तक याद है कि शादी नहीं की, तो उन्होंने कहा कि भाई आपा आपने शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो कोई इनकार नहीं था, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। मतलब इस किस्म का मासूमाना जवाब जो है ये कम लोग देख सकते हैं। और मैंने एक दफ़ा माइल किया उन्हें कि फ़लाँ पब्लिशर है, वो आपको छापता है तो वो आपको प्रॉपर शाया नहीं करता, ना रॉयल्टी देता है। तो मेरे पास एक दोस्त है, तो कहने की नहीं भाई हम पुराने लोग हैं, हम उनके साथ जुड़ गए एक दफ़ा, ठीक है जैसा भी छापते हैं, मैंने और कहीं आना जाना नहीं है। और यहाँ तक कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। मतलब है कि वो ये नहीं कि पसंद नहीं करती थी, उनके लिए मैटर नहीं करता था। अच्छा, देखिए ना, राइटर जो जेन्युइन राइटर होता है उसके लिए मैटर करता है उसका लिटरेचर, अवार्ड तो मैटर नहीं करते। और उस वक्त प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ ज़ाहिर रकम भी होती है, उनको रकम की शदीद ज़रूरत थी। तो जब उनसे पूछा गया, ये मैं गवाह हूँ उस चीज़ का कि उसके साथ रकम भी है वगैरह वगैरह, तो आप एक्सेप्ट कर लें। तो उन्होंने कहा था कि देखो ये मुझे बदनामी मत दो, मुझे जो भी आप देना चाहते हैं, लेकिन रकम की मुझे ज़रूरत है। आप ये करें कि मुझे तर्जमे का कोई काम ले दें, उसकी मुझे पेमेंट कर दें, वो मैं एक्सेप्ट कर लूँ। तो इस किस्म की बड़ी खातून थी, मेरे पास उनके बहुत सारे खतूत भी मौजूद हैं और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। एक और बात अल्ताफ़ फातिमा के बारे में कि रफ़ीक हुसैन उनके सगे मामू थे। अब रफ़ीक हुसैन उर्दू लिटरेचर में में भी, इंटरनेशनल लिटरेचर में भी जानवरों के हवाले से जो सबसे खूबसूरत और बड़ी कहानियाँ लिखी हैं वो रफ़ीक हुसैन ने लिखी, और उनकी तमाम कहानियों में जानवर जो है वो मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। और मैंने और वो शिकारी भी थे रफ़ीक हुसैन, और बकौल फातिमा अल्ताफ़ फातिमा के मामू थोड़े से हिले हुए थे। ऑब्वियसली जो बड़ा राइटर होता है वो थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, वो ही कैन नॉट बी नॉर्मल। और रफ़ीक हुसैन जिस किस्म की कहानियाँ लिखते थे वो मतलब है कि वो जब तक आदमी के अंदर कोई फसूर ना हो वो नहीं लिख सकता। मतलब मुझे जानवरों की बहुत सारी नफ्सियात का, उनकी हरकत का इल्म उनकी कहानियों से हुआ। चुनांचे कहने का मतलब यह है कि मैं इसलिए भी ताज़ीम करता था कि रफ़ीक हुसैन उनके मामू। पिछले दिनों मैं आखिरी बात करता हूँ क्योंकि इसमें ज़रा वक्त मुख्तसर होता है। एक पब्लिशर ने उनकी मुख्तलिफ जो है तसनीफ़ात उनको शाया किया। दस्तक ना दो तो बहुत मशहूर, आज भी उतना ही रेलेवेंट नावल है जितने बाकी नावल, और दूसरे उनके नावल मैं तफसीली तौर पे इस वक्त तज़किरा नहीं कर सकता। वो एट पार है बड़े जो नावल उर्दू का, कोई भी नाम नहीं लेता उनका, और मेरा ख्याल उनसे उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो उन्होंने उनकी कहानियों का एक मजमूआ आया, तो मेरे पास कुछ आए लिटरेचर के शायकीन, तो उनमें से एक साहब ने कहा कि जी मैं कहानियाँ लिखता हूँ, ये है तो मुझे सजेस्ट करें। तो मैंने कहा कि आप अल्ताफ़ फातिमा की कहानियाँ पढ़ें, आपको मालूम होगा कि ज़ुबान का बर्ताव किस तरह का होता है, कहानी में डेप्थ किस तरह लाई जाती है, और उसको मुख्तलिफ कोई एक वाक़या जो मेरे साथ होता है, वकार के साथ होता है, आप के साथ होता है, उसको बयान करने का तरीका जो होता है असल में अपना अपना होता है। और वही अनोखापन अगर आप में होगा तो आज अब एक बड़े राइटर बनेंगे। अल्ताफ़ फातिमा एक बड़ी राइटर थी, और हमारे जो हम जिनको कहते हैं कि जायंट जो है लिटरेचर उनमें शुमार हो। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। और नाज़रीन, अल्ताफ़ फातिमा जिस तरह का बड़ा नाम, बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे लिटरेचर में और मुख्तलिफ़ शोबों में जिनको मीडियाई शोहरत या तो हासिल नहीं थी या उन्होंने इसको इस काबिल ही नहीं समझा और वो अपना लिखते चले गए। लेकिन मामला ये है कि वो फिर जो नई नस्ल है उस तक उनके नाम नहीं पहुंच सके।
उनका काम नहीं पहुंच सका। और ये सेगमेंट जो है इस हवाले से भी अहम है कि हम उन लोगों की भी बात करते हैं जो कद में, काबिलियत में कहीं बड़े लोग थे, लेकिन कहीं तारीख़ की गर्द में खो गए। तो अल्ताफ़ फातिमा जो है, उनकी जो नावल्स हैं, उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, वो ज़रूर पढ़िएगा। और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुस्तनसर हुसैन साहब के साथ, और फिर उनसे कोई सवाल पूछेंगे, फिर किसी बड़ी शख्सियत की खोज में निकलेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अभी थोड़ी सी तशवीशनाक खबर है जिस पर हमने बात करनी है। मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा हो रहा है दुनिया भर में, और ये जो सिचुएशन है काफ़ी ख़तरनाक हो रही है। आलमी दायर सेहत ने इस हवाले से इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी है, इसे इमरजेंसी की सिचुएशन करार दे दिया है। अगर इंडिया की बात की जाए तो उसके बाद अब पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स से चंद मुश्तबा केसेस सामने आ चुके हैं, और ज़िला मर्दान के एक शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई, और मुतासरा शख्स जो है वो रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था, और हाल ही में जब वो पाकिस्तान आया तो उसमें ये अलामात थी, उसको क्वारंटीन कर दिया गया है। तमाम उसकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से एक अहम इजलास हुआ है। इजलास में वज़ीर आज़म को मंकी पॉक्स के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई, और उन्होंने NCOC को मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मंकी पॉक्स की जाँच के हवाले से तमाम ज़रूरी आलात और जो किट्स हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के हवाले से सूबाई हुकूमतों से रवाबत भी बेहतर किए जाएं। इस हवाले से एयरपोर्ट्स पर भी बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, हमारा काम है आपको बताएं कि ये है क्या और ये कैसे फैलता है, ताकि आप अपने तौर पे एहतियात करें। और उसके लिए हमें डॉक्टर फैसल जैसे एक्सपर्ट्स की क्या कहना चाहिए खिदमात हासिल हैं, हम उनसे बात करते हैं। अब भी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द टाइम फ्रॉम योर प्रेशियस मोमेंट्स। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमें बताइए थोड़ा सा ये क्या है मंकी पॉक्स। हमने आई रिमेंबर इस पर बात की थी, लेकिन सरसरी सी बात हुई थी हमारी इससे पहले, तो अब चूंकि थोड़ा अलार्मिंग हमें लग रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ये क्या है, कैसा दिखता है, कैसे फैलता है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम, बताने का शुक्रिया। तो मंकी पॉक्स जो है ये एक वायरस है, एम पॉक्स अब इसको कहते हैं, इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, और ये नया वायरस नहीं है, ये अफ्रीका के अंदर काफी सालों से मौजूद था। अलबत्ता 2022 में इसके एकदम से केसेस में इजाफा हुआ था, और ये केसेस जो हैं ये पूरी दुनिया में उस वक्त इसके केसेस आए थे जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब केसेस थे। और उस जमाने में ये जो है ये इसका जो स्ट्रेन था, इसकी जो टाइप थी, इसको क्लैड 2 कहते हैं, और ये वाला जो स्ट्रेन है ये इतना शदीद इन्फेक्शन नहीं करता। उस जमाने में या उस वक्त बहुत सारे केसेस जो थे ये जिनसी ताल्लुकात से भी फैल रहे थे। अच्छा। फिर इसके केसेस कम हो गए थे। जब केसेस कम हुए तो फिर जो उस वक्त हेल्थ एडवाइजरी थी WHO की, वो अब खत्म हो गई थी। मगर अब हुआ ये कि इसके जो एक दूसरा वेरिएंट है जिसको क्लेड 1 कहते हैं, जिसमें ज्यादा शदीद इन्फेक्शन होते हैं, उसके केसेस में एकदम से इजाफा हुआ है अफ्रीका के आसपास के ममालिक के अंदर। और इसी वजह से ये दोबारा से एक एडवाइजरी जारी हुई है कि ताकि इसको बर वक्त हम रोक। तो डॉक्टर साहब इसकी क्या कुछ टेस्टिंग वगैरह से पता चलता है? जैसे कोविड की अगर हम बात करें तो उसके टेस्ट से पता चल जाता है। इसके सिम्टम्स वैसे क्या हैं? अगर किसी शख्स को मंकी पॉक्स हो तो वो कैसे पता चलता है, क्या अलामात हैं ये वाली, तो उसको उस तरीके से डायग्नोज किया जाए? जी, तो इसके सिम्टम्स जो हैं उसमें शुरू के दिनों में थोड़ा सा बुखार होता है, पहले 1 से 3 दिन के अंदर। आपके गर्दन की जो गिल्टियां होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं, मगर फिर इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर एक रैश या जिस्म पे दाने निकलते हैं। पहले वो एक धब्बे से होते हैं, फिर वो दाने बनते हैं। दानों के बाद फिर ये उसकी शक्ल तब्दील होती है, उसके अंदर पस या पानी जैसे दाने बनते हैं। फिर उस पर खुरंद आती है और फिर खुरंद गिर जाती है। अमूमन तो ये चेहरे पे शुरू होता है, फिर बाकी जिस्म पे फैलता है। अलबत्ता कुछ केसेस में ये सिर्फ निचले हिस्से के अंदर भी पाया जाता है। और इसकी जो फैलाव का तरीका है ये छूने से लगता है, हवा से इतना नहीं लगता जितना कोविड जैसे था। करीब कांटेक्ट इसकी जरूरत है इसके फैलने के लिए, और इतनी तेजी से नहीं फैलता जितना कोविड फैलता था। अच्छा, और आपने जो कि जिक्र किया कि सेक्सुअल इंटरेक्शन इसकी एक बुनियादी वजह रही है, अब भी इसकी कोर रीजन यही है या अब इसका ये म्यूटेट भी किया है? क्योंकि 2 साल एक बड़ा इनफ पीरियड होता है एक वायरस के पास म्यूटेट करने के लिए, अपनी शक्ल बदलने के लिए। सिंस वी हैव एग्जामिन्ड, तो थोड़े से वायरोलॉजिस्ट हम भी हो गए हैं आपके जरिए कोविड को कर करके। तो ऐसा क्या है कि इसने अपनी शक्ल चेंज किया या ये वही 2 साल पहले वाला है? ये तकरीबन 2 साल पहले वाला ही है, मगर अगेन जैसे मैंने कहा क्लोज कांटेक्ट से लगता है, दैट्स व्हाई सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसकी होती है। एंड जिनके ज्यादा पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा ऑब्वियसली भी चांसेस होते हैं इसके लगने के। तो मगर शक्ल तकरीबन वही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा म्यूटेशन या चेंजेस नहीं आई हैं।
डर इस बात का कि अगर इसमें चेंज आती है तो फिर मुश्किलात होंगी। इमीडिएटली डेवलप हो जाता है डॉक्टर साहब अपनी एक्सट्रीम को लेकर, जैसे कि कोविड यूज्ड टू टेक टाइम, वी रिमेंबर कि कोविड हुआ 3 से 6 दिन लेगा, उसके अंदर वो पीक पे जाएगा और फिर 14 डेज उसके कम से कम क्वारंटीन के अंदर आपने रहना है। इसकी पीक कितने टाइम के अंदर आती है और फिर आगे हम इलाज पे भी बात करते हैं। बिल्कुल। सो ये जो है ये थोड़ी सी आहिस्ता बीमारी है, ये तकरीबन 1 से 3 हफ्ते लगते हैं इसके दानों को खत्म होने में। एंड इसकी आइसोलेशन जो है वो बिल्कुल जब तक खुरंद होती है, जब वो गिर नहीं जाती है तो आइसोलेशन जारी रहती है इसकी। ये अक्सर कंफ्यूज होते हैं चिकन पॉक्स से, क्योंकि उसमें भी दाने निकलते हैं। और वैसे ही है। जी और मगर चिकन पॉक्स में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो ये कि चिकन पॉक्स बहुत कॉमन है, चिकन पॉक्स बहुत तेज से फैलता है और उसके जो दाने होते हैं इसी की तरह होते हैं, मगर उस जिस्म के अंदर देखें ना तो उसके दानों की शक्ल सबकी अलग अलग होगी। एम पॉक्स के अंदर सब दानों की शक्ल एक ही जैसी होती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट क्या है? जिस तरह से अब कोविड की तो वैक्सीन आ गई, क्या मंकी पॉक्स की भी कोई वैक्सीन है? इसका इलाज जो है वो क्या है? सो एमपॉक्स जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो सपोर्टिव इसको कहते हैं, यानी कि अगर दर्द हो तो उसको रिलीफ करने के लिए दवाइयाँ, इन्फेक्शन से बचने की दवाइयाँ, अगर या इन्फेक्शन तो उसको ट्रीट कर लें, आम जरासीम वाला। इसकी अद्वियात हैं या एक दवा है, उस पर तहकीक तो जरूर चल रही, मगर अभी वो अप्रूव नहीं हुई है उसकी कोई, और वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन की आपने बात की तो वैक्सीन भी इसकी है। इनफैक्ट ये वायरस जो एक पुराना वायरस स्मॉल पॉक्स है उसका बिल्कुल क्लोज रिश्तेदार है, तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इसको भी अफेक्ट करता है। मगर अगेन वैक्सीन सबको देने की जरूरत नहीं है, इवन जिन ममालिक में अवेलेबल है, पाकिस्तान में तो नहीं है, मगर वहाँ पे भी सबको नहीं देते, सिर्फ उनको जिनको रिस्क बहुत ज्यादा है उन्हीं को मिलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये HIV से भी जाके मिल जाता है फिर, जिस तरह आप इसकी नेचर बता रहे हैं, और फिर अगर मिल जाता है तो HIV का अब तो इलाज है, लेकिन एट टाइम्स इट बीन लाइक एक डेडली डिजीज रही है ये, तो इस पे जरा थोड़ा सा हमें बताइए। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। तो बिल्कुल, तो हमने ये देखा है कि जिनको HIV है उनमें खासतौर पे अनकंट्रोल HIV, यानी कि वो दवाइयों पे ना हो या इम्यूनिटी बहुत कम है, उन्हीं के अंदर आबाद की शरह सबसे ज्यादा पाई गई है। एंड ऑब्वियसली चूंकि ट्रांसमिशन दोनों की बहुत सिमिलर है, तो HIV मरीजों में भी ये बिल्कुल पाया जाता है। ठीक है, एट लास्ट अब हमें क्विकली जरा, जितने लोग खासतौर पे जो मदर्स देख रही हैं, हमें बच्चों की बड़ी टेंशन हो जाती है, या जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, ओल्ड एज ग्रुप है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा हमें कुछ डॉक्टर साहब बता दीजिए, क्या प्रिकॉशंस ले लें, हम क्या करें ताकि बहुत प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि बहुत परेशान मत हो, ये कोविड जैसी पैंडेमिक प्रॉब्लम नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर। इवन हमारे पास जो केसेस आए 11, वो तकरीबन सारे ही इम्पोर्टेड हैं, यानी कि बाहर से आए हैं। इसकी ट्रांसमिशन ऐसी नहीं है कि आप बाजार में जाएंगे तो आपको लग जाएगा, तो बहुत प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आपको लगे कि आपको दाने हैं इस तरह से, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से फौरन रुजू करें, ताकि हम देखते हैं। सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं वो ये कि चिकन पॉक्स है या एम पॉक्स। और आपके पास रिपोर्टेडली AKU में 11 केसेस आ चुके हैं अभी डॉक्टर साहब? नहीं जी, मैं मुल्क भर में बात कर रहा हूँ 2022। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी अहम मालूमात आपने लोगों तक पहुंचाई थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है कि आप डर जाएं, लेकिन सेक्सुअल इंटरेक्शन, जिनसी ताल्लुकात इसकी बुनियादी वजह हैं। अफ्रीका से फैल के आई है, आपके जिस्म पे खासतौर पर गर्दन या लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, वहाँ पे हल्के फुल्के दाने निकलेंगे जो जिनमें बाद में पस पड़ सकती है, और 3 से 6 हफ्ते तक फिर आपने वल्नरेबल रहना है। वो जब तक 3 से 6 हफ्ते नहीं गुजरेंगे, आप ये बीमारी किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका उसको छूना जरूरी है। हवा के ये कोविड की तरह नहीं फैलती, ये मोटी मोटी बात है जो सब, तो इसलिए एहतियात कीजिए थोड़ी सी। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए। इसके साथ ही एक्सप्रेसो में हम लेंगे ब्रेक, कुछ ही देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और एक्सप्रेसो में हम आपकी हीरोज से और टैलेंट से मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी आपकी मुलाकात ऐसे ही पाकिस्तानी हीरो से करवाएंगे जिन्होंने थाईलैंड बैंकॉक में होने वाले इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और जनूबी वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक है। फ़हीम महसूद ने चैंपियनशिप की पहली फाइट में श्रीलंका, दूसरी फाइट में भारतीय हरीफ को धूल चटाई और तीसरी फाइट में जनूबी कोरिया और फाइनल में फिलिपाइन के प्लेयर को आउट क्लास करते हुए ये एजाज़ अपने नाम कर लिया। फ़हीम महसूद थाईलैंड में हैवी वेट कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने के बाद पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और अपने गोल्ड मेडल के हमरा हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए कोई कुछ बहुत अच्छा करे और वो हमारे शो का हिस्सा न बने? हमारे शो की इज्जत में इजाफा होता है, इतने सारे लोग आते हैं। और आज स्टूडियो में जो कि फ़हीम है तो हम रह नहीं सकते, हमने ज़रूर उनको इनवाइट किया, उनसे बात करते हैं। फ़हीम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं? इट्स ग्रेट टू नो अबाउट योर सक्सेस भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने परफॉर्म किया। कैसा लग रहा है सबसे पहले जीत के? क्योंकि बड़ी एफर्ट होती है, बड़ी कोशिश होती है, एंड देन आप एक टाइटल जीतते हैं, फीलिंग क्या है पहले तो ये बताइए। फीलिंग तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतना इतना आसान थोड़ी होता है, काफ़ी कोशिशें होती हैं उसके पीछे।
तो इसलिए जब आपको आपके रिवार्ड मिलता है, तो आप जब एक अचीवमेंट हासिल करते हैं, जब आप एक मेडल पहनते हैं, तो आपको बहुत खुशी होती है। और फिर जब आप अपने मुल्क का झंडा आप अपने पीछे लहराते हैं, तो उससे और भी आपको खुशी हो जाती है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि जितना हम अपने मुल्क के लिए कर सके वो हम कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और मुझे बताएं फ़हीम कि ताइक्वांडो फाइट्स का शौक़ आपको कब पैदा हुआ और कब से आप प्रोफेशनली इसे लेकर चल रहे हैं? ताइक्वांडो का शौक़ तो बचपन से ही था। अच्छा? तो ये टैलेंट मुझे मेरे बड़े भाई थे नदीम भाई, उनको नज़र आया, तो उन्होंने मुझे एक क्लब में एडमिशन करवाया 2004 से। तो उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविजनल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई थी 2006 वर्ल्ड जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। अच्छा। एंड आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड हु पार्टिसिपेटेड दैट लेवल। 2006 वियतनाम जी। यस, आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड हु पार्टिसिपेट एट दिस लेवल। मतलब कोई भी इस तरह जूनियर बच्चा नहीं था जो पाकिस्तान में इस उम्र का वर्ल्ड लेवल पे पार्टिसिपेट करता। और उसमें मेरी काफ़ी अच्छी फाइट्स रही। क्वार्टर फाइनल में लूज़ कर गया था, 3 फाइट्स में जीत गया था। लेकिन उसके बाद थोड़ा गैप आ गया था, एजुकेशनल गैप आ गया था, एजुकेशन की तरफ काफ़ी रुझान चला गया था। लेकिन फिर दोबारा एक स्टार्ट ले लिया था 2014 और 15 में। तो उसके बाद नेशनल लेवल पे, क्यों फिर एक पैटर्न होता है जिसके थ्रू आप चलते हैं। उसका नुकसान हुआ 2006 से 2015 का बहुत बड़ा गैप है। नुकसान तो बहुत है। स्पोर्ट्समैन के उसमें खेलता रहता तो शायद बहुत, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट थे कर्नल वसीम अहमद साहब, उनका एक टारगेट था ओलंपिक्स 2012। वो कह रहे थे कि हम आपको वो कोशिश करेंगे, आप में वो टैलेंट है जो आप कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो मुझे भी शौक था, एक जुनून था। तो लेकिन वो बस so what made you take a break? कोई ऐसा सेटबैक हुआ? बस कुछ इश्यूज इस तरह हैं। कोई आपको पता है कि पॉलिटिक्स तो आते हैं, चाहे आप जिस लेवल पे क्यों ना खेल रहे हो। तो कुछ इस तरह के इशू आ गए थे कि जिसकी वजह से फैमिली की तरफ से उन्होंने स्टॉप करवा दिया था। तो क्योंकि एज भी बहुत कम थी, अगर आप देखें 11 साल का बच्चा क्या करे। स्टिल अमेजिंग कि आप जीत कर आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं। तो आई कैन इमेजिन कि इन्होंने कितनी एफर्ट डाली होगी, इन्होंने कितना जोर लगाया उन्हें टू बी एट दिस प्लेस। इस चैंपियनशिप के हवाले से तो हम बात करें, आपकी फैमिली में भी आपके भाई भी खेलते हैं, हमारे शो में थे वैसे। जी बिल्कुल, मेरे छोटे भाई हैं मज़हर मसूद, वो भी माशाल्लाह ताइक्वांडो में काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले 3 इवेंट्स में उनके इंटरनेशनली गोल्ड मेडल ताइक्वांडो चल रही होती है। घर में बहुत ही दूर रहते हैं हम। पास नहीं आना कोशिश करते होंगे कि आर्गुमेंट ना हो भाई दोनों का। नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अब वो छोटे बच्चे भी देखते हैं ना, तो वो भी दूर से क्यों वो लगे रहते हैं। घर में कौन ज्यादा अच्छी गेम करता है, आप या भाई? सच बताइएगा। नहीं, अब वेट कैटेगरी होती है ना। मैं माइनस पहले मेरी पार्टिसिपेशन होती थी -70 में। अच्छा। 68 कैटेगरी में वो खेलते थे, +87 में वो हैवी वेट थे, मैं नीचे लाइट वेट में होता था। तो वो ये होता है कि फिर स्पीड डिफरेंस आ जाता है। ऊपर वेटों में आप जाए तो पावर है, नीचे वेटों में आए तो स्पीड पावर दोनों कंसिडर किए। हाँ, दोनों कंसिडर किए जाएंगे। तो इस तरह वो डिफरेंस रहता ही है। बाकी ये होता है ट्रेनिंग वगैरह साथ साथ चलती रहती थी, पहले चलती थी, फिर वो बाद में वो मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया तो वो फैसलाबाद होते थे। तो इसलिए वो थोड़ा सा ना फिर गैप आ गया। अच्छा, इस स्पेसिफिकली ये जो थाईलैंड वाला इवेंट है इसके हवाले से बताएं, और इसमें जो भी जितने भी आपने भारत को, जनूबी कोरिया और फिलिपाइन के सब प्लेयर्स को शिकस्त दी, सबसे मुश्किल कौन सा था, चैलेंजिंग कौन सा प्लेयर? चैलेंजिंग इसमें मेरा फाइनल ही सबसे ज़्यादा टफ था। किसके साथ था? फिलिपीन के साथ, क्योंकि उसमें उससे पहले थोड़ी इंजरी हो गई थी, तो उसको फेस करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि पॉइंट डिफरेंस इतना नहीं था जो मैं चाहता था। क्योंकि जब आप रिंग में उतरते हैं तो आपका सबसे पहले यही होता है कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको पॉइंट गैप कर दूं, लेकिन वो पॉइंट गैप तो ना कर सका। लेकिन ये था कि वो पॉइंट डिफरेंस कम ही था, लेकिन वो जो था इंजरी की वजह से ना वो चीज़ अचीव नहीं कर सका मैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल फाइट अच्छी रही, टफ थी पर अच्छी रही। एक तो ये कि मैं आपका जो आप साउथ वजीरिस्तान से, जी बिल्कुल, आपके इलाके को मैं बहुत ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। बड़े जबरदस्त एथलीट्स वहाँ से, प्लेयर्स वहाँ से सामने आते हैं, कुछ हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन कम से कम हम एक्सप्रेसो में 20-25 तो ऐसे बड़े बड़े चैंपियन से मुलाकात, इंक्लूडिंग फ़हीम, इनके भाई मुलाकात करा चुके, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इरफान में बिल्कुल आपके कबीले के भी हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर कितनी पोटेंशियल आप देखते हैं? आप खुद माशाल्लाह खेल रहे हैं, और छोटे बच्चे के लिए जो ताइक्वांडो में ऊपर आए, चूँकि हम बेसिकली चैंपियंस तो नहीं है इसको लेकर के अंदर, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं, पोटेंशियल कितना है वर्ल्ड वाइड? पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ताइक्वांडो जिस लेवल पे थी ना, वहाँ से हमारे ताइक्वांडो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे कर्नल वसीम अहमद साहब, उन्होंने ताइक्वांडो को जिस लेवल पे लेके आए हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जितना उन्होंने ताइक्वांडो भी है वसीम साहब? जी बिल्कुल, अभी भी माशाल्लाह वो काफ़ी काम कर रहे हैं। और अभी इंटरनेशनली जो कोचेज़ हैं वो भी उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं, वो हमारे पाकिस्तान के कोच हैं। अच्छा, ग्रेट। तो वो उनके लिए काफ़ी कर रहे हैं, काफ़ी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं खुद भी इस
काम में मेरी यही कोशिश है कि मैं भी पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। एक इस्लामाबाद में एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं नेशनल लेवल पे जो सा है ना, ग्रॉस रूट लेवल पे, जूनियर लेवल पे बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ। तो उम्मीद तो मेरी यही है कि इंशाल्लाह कर सकूंगा। लेकिन एक्सपेंसिव गेम टू प्ले फॉर अ प्लेयर, आई मीन इसका मुश्किल हाँ कुछ कह सकते हैं क्योंकि अभी बहुत एडवांस हो गई है गेम। ट्रेनिंग इसकी एक्सपेंसिव है और ट्रेनिंग जिम या डाइट क्या मोस्टली अगर आप कंपटीशन की तरफ जाएं तो कंपटीशन में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। अच्छा जी जी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं क्योंकि 2008 में कुछ इस तरह के इशू आए थे ओलंपिक्स में जिसकी वजह से जो प्लेयर्स थे वो काफ़ी हर्ट हो गए थे जिन्होंने गेम को ऑफ कर दिया था। तो उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा ना उसको मॉडर्न तरीके की तरफ लेके गए हैं। तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए थे, सेंसर आ गए थे, जो आपके फुट प्रोटेक्टर होते हैं उसमें आपके सेंसर होते हैं, जो आपका ट्रंक होता है उसमें आपके सेंसर होते हैं और हेड गार्ड जो होता है उसमें सेंसर होते हैं। वो आप कनेक्ट पता चलता है उससे एक स्पेसिफिक आपकी एक पावर होती है हर वेट कैटेगरी की, क्योंकि ताइक्वांडो में 8 वेट कैटेगरीज होती हैं ना, तो जिसमें हर वेट की अपनी एक पावर होती है। अच्छा। उस पावर से अगर आप किक करेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए उस चीज को वो इतना हाउ टू कंट्रोल दैट, आई मीन व्हेन यू आर इन एग्रेशन आप तो मार दें, आप मार दें। नॉकआउट्स भी होता है ताइक्वांडो में, सिर्फ फुल कॉन्टैक्ट गेम है, आप कर सकते हैं, आप नॉकआउट भी कर रहे हो तो आपको फायदा है। अच्छा हाँ, आपका टाइम बचता है, आपका स्टेमिना बच जाता है, आप नेक्स्ट फाइट के लिए। तो ये जो पूरा गियर पहना हुआ है आपने, इसके अंदर सेंसर्स हैं? सेंसर, इसके अंदर सेंसर लगे। और इसकी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इक्विपमेंट्स यहाँ अवेलेबल है? आप हाँ, पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक एकेडमीज या ऐसी जगहों पे होंगे? नहीं, ये सिर्फ आपके सिर्फ या तो फेडरेशन के पास ही होते, जब इवेंट करवाते हैं तो उसमें वो हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। अभी जितनी फहीम फेडरेशन की सपोर्ट है, आपने तारीफ तो की अपनी फेडरेशन की भी, बट आई स्टिल बिलीव कि अगर फेडरेशन बहुत मौसर तौर पे काम करे तो हमें बहुत सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे नजर आए, बहुत कम नजर आते हैं। उसमें वसाइल की भी कमी हो सकती है, सारा कुछ, लेकिन आप बीइंग प्लेयर इंटरनेशनली लोगों से मिले हैं, प्लेयर से मिले हैं, आपका एक्सपोजर बढ़ता है। कौन सी ऐसी सजेशंस हैं जो आपके माइंड में आती हैं हुकूमती सतह पे या फेडरेशन की सतह पे? कैसे इकदाम हो तो ताइक्वांडो बच्चे भी कर सकते हैं और आगे भी? स्टार्ट में जब हम कंपटीशन की तरफ इंटरनेशनली हमें अवेयरनेस आई थी कि हमें इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो हम अपने जेब के खर्चे से ही चलते थे। अभी भी आप अपने खर्चे पे? अभी भी अपने खर्चे पे गए हैं। फेडरेशन नहीं, लेकिन फेडरेशन के पास खुद का फंड नहीं है, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी फेडरेशन को नहीं है, तो इसलिए फेडरेशन से जितना होता था उन्होंने, तो मैं शायद ये कहूंगा कि उन्होंने अपनी जेब से भी किया, जितना वो कर सकते थे वो कर रहे हैं और स्टिल अभी भी कर रहे हैं। फिर चले हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से 1 अरब का एक एंडोमेंट फंड कहते हैं मैंने बनाया अभी अरशद नदीम के बाद, ये तो अभी उन्होंने, इसका आपको लगता है कोई फायदा होगा? अब ये तो हमें फ्यूचर पता चलेगा कि जिस तरह हम अब अचीवमेंट्स हमने हासिल किया, हमें इसका रिवार्ड्स मिलता है, हमें रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर रिवार्ड नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला। अगर हमें मेडल जरा दिखाएं आपने जो आपके पास पड़ा हुआ है। लुक एट दिस गोल्ड, ही हैज वन गोल्ड फॉर पाकिस्तान एंड किसी आपको तो कोई एयरपोर्ट पे लेने नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, किसी ने जहमत नहीं, क्योंकि ताइक्वांडो के अंदर गोल्ड जीत के हैं थाईलैंड से पाकिस्तान के लिए, और इनको किसी ने एयरपोर्ट पे लिया भी नहीं है, इनको किसी ने करोड़ों रुपए की कंस्ट्रक्शन का 5 मरले का प्लॉट भी नहीं दिया। चले ना दें, इनको नहीं चाहिए, अपने तौर पे खेल रहे हैं तो एक जिहाद कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ, लेकिन आप इनको अप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना, जैसे हम कर रहे हैं। हम इतना कर सकते हैं कि एक नेशनल हीरो को यहाँ पे बिठाएं, उनकी तारीफ करें और उनकी फैमिली की, उनके कोचेस की तारीफ करिए, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो फाइनेंशियली भी इनको एड करे। कोई मैकेनिज्म है आपके जहन में फ़हीम कि इस मैकेनिज्म के तहत हमें इस हमारी गेम को सपोर्ट करना चाहिए, हुकूमत को ये करना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह अब मैं अपने बिहाफ पे एक एकेडमी की तरफ गया हूँ, मैंने अपनी एक एकेडमी रन करने लगा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी ओपनिंग होगी। ठीक है, तो उसमें मेरा यही पर्पज़ है कि मैं ग्रॉस रूट लेवल पे और बच्चों पे काम करूं, ताकि वो एक लेवल पे आके ना जो अचीवमेंट्स हम चाहते थे एक कम उम्र में हासिल करना, मतलब कम टाइम में बड़ी चीज़ अचीव करना, तो वो मेरी कोशिश थी। लेकिन अभी मेरी यही कोशिश है कि क्योंकि हमने तो टाइम हमारा वेस्ट हुआ है ना, हम वो किसी और का वेस्ट होने ना दें, तो उस पर हम काम करें। लेकिन अगर ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमें सपोर्ट मिल जाती है तो वही जो नेशनल लेवल पर मैं करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह वो मैं इंटरनेशनल लेवल पर ईजिली कर सकता हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि मेरी एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने डबल मास्टर किया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन में भी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में भी, और एमफिल भी किया हुआ है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद अगर आप आए तो लेवल 3 की सर्टिफिकेशन भी मैंने की हुआ है यूके फोकस बॉडी से। तो बिल्कुल, तो उसके लिए यू क्वालिफाई फॉर द कोच? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी जिस इवेंट के लिए मैंने तैयारी की है कम वक्त में, बहुत ही कम वक्त में, क्योंकि काफी गैप आ गया था। ये तो जिस तरह मेरे छोटे भाई मजहर हैं, उनकी मोटिवेशन की वजह से उन्होंने मोटिवेट किया कि आप वापस कम बैक करें, क्योंकि मेरे पीछे की अगर आप अचीवमेंट, जी पीछे की काफी अगर अचीवमेंट्स की हम बात करते हैं तो 2017 में आया
2017 में जो अल-फजर ओपन में जो पाकिस्तान का फर्स्ट मेडल आया था G1 इवेंट में, पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो पहला मेडल था जो मैं लेके आया। आप लेके आए थे। टाइम हमारे पास खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह, द वे यू मेड योर कमबैक, एंड नॉट जस्ट अ कमबैक, गोल्ड मेडल, इट्स नॉट इजी एट ऑल। हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से गुजारिश कर सकते हैं कि फ़हीम और इन जैसे जितने भी हमारे नेशनल स्टार्स हैं, एक तो इनको ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, दूसरा ये जो अपनी गेम के लिए कुछ करना चाहते हैं इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। आई बिलीव कि हम हर गेम के अंदर अरशद नदीम की एग्जाम्पल लेके आ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। वंस अगेन थैंकिंग द चैंपियन। हम एक ब्रेक लेते हैं। भाई, अगस्त के महीने की ये खूबी है कि वो 14 अगस्त यानी कि यौम आज़ादी के साथ साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात के हवाले से अहम दिन भी लेकर आता है। हमने कुछ दिन पहले नुसरत फ़तेह अली खान का जिक्र किया था, नाज़िया हसन का जिक्र किया था। आज हम बात कर रहे हैं मौसीकी से बेपनाह लगाव रखने वाले एक ऐसे गुलकार जिनको इस गायकी की ख्वाहिश पर घर से ही निकाल दिया गया और वो फिर घर से ऐसे निकले कि निकलते निकलते शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गए। आपको नज़र आ रहे हैं द लेजेंड मियाँ वाली में पैदा होने वाले बहुत बड़े फनकार जनाब अताउल्लाह खान ईसा खेलवी, उन्हें प्यार से हम लाला कहते हैं, और आज अपनी 73वीं सालगिरह मना रहे हैं। खान ईसा खेलवी ने 7 मुख्तलिफ ज़बानों में 45,000 गीत गाकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऑडियो गाने रिकॉर्ड कराने पर 1994 में उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा। इसके बाद उन्होंने एक ही सेशन में 4 फोक एल्बम्स रिकॉर्ड कराए और ये एल्बम सुनने वालों में बेपनाह मकबूल हुए। उनकी एल्बम्स का रिलीज होना था कि खेत खलियान, चलते ट्रैक्टर, ट्रक, सड़कों पर दौड़ते, हर जगह न सिर्फ अताउल्लाह खान ईसा खेलवी सुनाई दिए बल्कि दिखाई भी दिए। रिवायती तौर पर अताउल्लाह खान ईसा खेलवी एक सराइकी फनकार उन्हें समझा जाता है, लेकिन उनके बहुत सारे एल्बम्स पंजाबी और उर्दू में भी हैं। फिल्मों के भी बहुत सारे गीत उन्होंने गाए हैं। उनका शोरा आफाक गीत चंद कित्था गुजारी है रात में आज भी ज़ौक़ व शौक़ से सुना जाता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी काम किया। दिल लगी में बतौर हीरो आए, ज़्यादा मकबूल नहीं हो पाए, लेकिन उनका गाना दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, और ऐसे कई गाने, लाला के तो हज़ारों गाने हैं। हमारे दिल के इतने करीब ये फनकार हैं। बहुत कम लेजेंड्स पाकिस्तान में बच गए हैं, हयात हैं, लाला उनमें से एक हैं। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। आज उनकी सालगिरह है। जितना भी काम किया कमाल किया। अब तो नौजवान भी बड़ा सुनते हैं, बालो बत्तियाँ और कोक स्टूडियो। तो लाला इस जनरेशंस को इंस्पायर करने वाली शख्सियत है। सो हैप्पी बर्थडे लाला। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल, और जाते जाते आप लाला का खूबसूरत एक गाना सुनिए। एंजॉय कीजिए।